Hi everyone, welcome to Learn with Yusuf. I am back with the new PYQ video for 10th ICSE Physics, Current Electricity. This chapter is one of the most important chapters because आप इसको 3 मार्क का क्वेश्चन, 4 मार्क का क्वेश्चन, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, MCQ, आप कहीं ना कहीं तो ये चैप्टर को देखोगे ही. सो लेट्स डाइव इनटू दिस चैप्टर विदाउट वेस्टिंग एनी मच ऑफ अ टाइम. मैं कोशिश यही करूँगा दैट मैं ये वाले चैप्टर में ज़्यादा समरी के ऊपर ध्यान ना दूँ. मैं आप लोग को बार बार क्या मैंने कॉन्सेप्ट यूज़ किया है, कहाँ से यूज़ किया है, वो ज़रूर मैं बता दूंगा समरी में एज़ यूजुअल, जैसे मैं प्रीवियस वीडियो में भी बोल रहा हूँ. बट हम डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करना ही प्रेफर करेंगे बिकॉज अगर यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा टाइम डाल दिया अंडरस्टैंडिंग द समरी, हम क्वेश्चंस नहीं टैकल कर पाएंगे बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. आप लोग ढंग से ट्रस्ट मी इतना कर लिया बहुत अच्छे से करंट इलेक्ट्रिसिटी के बेसिक्स, और लाइक आप एक भी क्वेश्चन आपका खराब नहीं होगा पक्का. ठीक है, चलो विदाउट वेस्टिंग एनी मच ऑफ अ टाइम. पहला फॉर्मूला है, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस द फॉर्मूलाज, आई एम जस्ट गोइंग टू रीड इट. आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, वे आई इज करंट, क्यू इज चार्ज, टी इज टाइम. ओके, चार्ज को एन इंटू ई भी लिखा जा सकता है. ठीक है, यू कैन सिट विथ योर बुक एंड पेन एंड प्लीज सॉल्व दिस अलॉन्ग विथ मी. नेक्स्ट है चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको तुम पोटेंशियल डिफरेंस ही बोलो, विच इज वर्क अपॉन चार्ज. एवरीवन नोज व्हाट ओम्स लॉ इज. इट इज व्हाट इज ओम्स लॉ? इट इज द रिलेशन बिटवीन V एंड I. एक चीज़ का ख्याल रखना कि जब भी आपको स्लोप निकालना है, ठीक है, अब देखो या तो ग्राफ आ सकता है I और V का, या तो ग्राफ आ सकता है कुछ इस तरीके से ये वाला. ठीक है, अब दोनों ही केस में बताता तो वो रेजिस्टेंस ही है, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना. मैं आपको एक सिंपल सा सोल्यूशन बताता हूँ, सिंपल सा ट्रिक. जब भी आप I के साथ एंगल मेजर करोगे, आई रिपीट, जब भी आप I के साथ एंगल मेजर करोगे वही आपको क्या देगा? रेजिस्टेंस का वैल्यू. मैं एक क्वेश्चन होगा आगे उसी के थ्रू समझाऊंगा मैं अभी आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ. लेट्स मूव अहेड. स्लोप हमें मालूम है इट इज़ V अपॉन I. ठीक है, सो 100 बात की एक बात, V ऊपर होना चाहिए, मतलब V वाई एक्सिस पे होना चाहिए, I एक्स एक्सिस पे होना चाहिए. सर अगर उल्टा हो गया तो क्या करेंगे? कोई दिक्कत नहीं, वो भी बता दूंगा. रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला है रो एल अपॉन ए. इससे हमें ये पता चलता है कि रेजिस्टेंस 3 बातों पर डिपेंड करता है, मटेरियल पर, लेंथ पर एंड एरिया पर. लेंथ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया पर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. नेक्स्ट हमें रेजिस्टिविटी का भी फॉर्मूला पता है, आर ए अपॉन एल. ये जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है ये मटेरियल पे डिपेंड करता है, राइट. इसे बाकी किसी से फर्क नहीं पड़ता, रेजिस्टेंस, एरिया, लेंथ, किससे नहीं, इसे सिर्फ और सिर्फ अपने मटेरियल से फर्क पड़ता है. कॉपर है तो वो अलग बिहेव करेगा, एल्यूमिनियम है तो अलग बिहेव करेगा. एंड यस, इसे हम रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं. ये टेम्परेचर पर ज़रूर डिपेंड करता है. ठीक है, ये हम देखेंगे अभी आगे जाके. नेक्स्ट, रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टेंस, ये हमें पता है. नेक्स्ट अगेन दिस इज योर ई मतलब EMF, पोटेंशियल डिफरेंस एंड EMF में क्या डिफरेंस है वो मैं आप लोग को अभी बता देता हूँ. नेक्स्ट आ जाता है ये सर्किट पर सिंपल रिलेशनशिप बिटवीन EMF, टर्मिनल वोल्टेज एंड इंटरनल रेजिस्टेंस. अब मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, ये जो E मैंने बनाया ना, ये तुम्हारा सेल का पोटेंशियल डिफरेंस है, ये तुम्हारे सेल का पोटेंशियल डिफरेंस है. मतलब इन शॉर्ट जो बाजार से खरीद कर लाए हो 9 वोल्ट की बैटरी है, वो 9 वोल्ट है. ठीक है, अब सीधी बात है उस बैटरी में कुछ ना कुछ उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, जिसकी वजह से इस टर्मिनल को जो वोल्टेज मिलेगा, आई रिपीट, इस टर्मिनल को जो वोल्टेज मिलेगा, कैपिटल V जिसे बोलते हैं, वो हमेशा कैपिटल E से छोटा होगा. आई रिपीट, ये जो टर्मिनल वोल्टेज मिलेगा ये हमेशा छोटा होगा किससे? इस EMF से. एक और चीज़, ये जो R डैश है ये होता है हमारे पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस. R डैश होता है हमारे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस, वे R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द अप्लायंसेस एंड स्मॉल r इज द इंटरनल रेजिस्टेंस. अभी कैसे सॉल्व करना है मैं बताता हूँ. यहाँ पर मैं बच्चों को हमेशा फ्री विल देता हूँ, आपको तीनों फॉर्मूलाज इस तरीके से याद रखने की जरूरत नहीं है, आप एक आध याद रख लो, आपको काम हो जाएगा. अब देखो कैसे यूज़ किया, ये हमें मालूम है V इज इक्वल्स टू IR होता है, हाँ या ना. अब मैं टोटल वोल्टेज की बात कर रहा हूँ, मतलब EMF की बात करूँगा, तो V की जगह लिख दूंगा E, I की जगह लिखा I, लेकिन R भी क्या लिखूंगा? R प्लस R. सोचो क्यों, पता है आप लोग को? यही सेम चीज़ यहाँ लिखी है, वही सेम चीज़ यहाँ पर करंट के टर्म्स में लिख दी है. ये दोनों बॉक्सेस, ये वाला बॉक्स और ये वाला बॉक्स सेम ही है. हाँ, ये ज़रूर याद रख लेना आप कि ये था आपका टर्मिनल वोल्टेज. याद आया? ठीक है, क्या बोला? दिस इज योर टर्मिनल वोल्टेज, जो कि हमेशा E में से कुछ तो कम होगा. अब ये क्या है सर? ये कैपिटल I तो हमें मालूम है टोटल करंट इन द सर्किट है. ये R क्या है? ये तो इंटरनल रेजिस्टेंस है, राइट. तो इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं कि योर टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल्स टू E माइनस स्मॉल v. अब ये स्मॉल v क्या है? दिस इज द पोटेंशियल ड्रॉप, आई रिपीट, दिस इज द पोटेंशियल ड्रॉप बाय द इंटरनल रेजिस्टेंस. ठीक है, आप लोग सबको ये चीज़ मालूम है
लेट्स नाउ मूव अहेड टू सीरीज एंड पैरेलल. सीरीज में आपको दो ही चीज याद रखनी है कि भाई टोटल रेजिस्टेंस होगा वो R1 R2 R3 होगा, लाइक सो ऑन, एंड जो इक्वल रेजिस्टेंस के लिए होगा वो होगा N इंटू R. क्लियर हो गया. नेक्स्ट पैरेलल के लिए हमें मालूम है 1/R1 प्लस 1/R2 वाला फॉर्मूला होता है. हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है सेकेंड वाला. पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. रीज़न ईजी हो जाता है जब भी आपके पास, ये रिपीट कर रहा हूँ, जब भी आपके पास दो अनइक्वल रेजिस्टर्स होंगे, जब भी आपके पास दो अनइक्वल रेजिस्टर्स होंगे तब और पैरेलल में कनेक्टेड होंगे. हाँ, जब भी आपके पास दो अनइक्वल रेजिस्टर्स होंगे और पैरेलल में कनेक्टेड होंगे, आप ये वाला फॉर्मूला यूज करो, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2. बराबर. ये तो आपको वापस से पता है क्या है, ये इक्वल रेजिस्टर्स के लिए है R अपॉन N, वे N इज द नंबर ऑफ इक्वल रेजिस्टर्स. ठीक है, चलो लेट्स start with the first 1 mark question. The specific resistance of a conductor depends on its. अब चलो फॉर्मूला से ही याद करो. मैंने क्या बोला था, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, आपको फॉर्मूला तो टिप पे याद होने चाहिए, RA अपॉन L. मैंने क्या बोला था, ये जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है ये ना रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, ना एरिया पे, ना लेंथ पे, ये सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पे डिपेंड करता है, वो है मटेरियल. ठीक है, तो आपको पहला आंसर मिल गया आपका, इट इज मटेरियल. आई होप ये क्लियर हो गया सबको. नेक्स्ट, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ अ सेल इन अ क्लोज सर्किट. आई रिपीट, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ अ सेल इन अ क्लोज सर्किट इज. सोचो क्या बोला था मैंने, बताओ. इस पोटेंशियल, देखो दो सर्किट्स आपके पास, एक तो आपके पास ये ओपन सर्किट है. ठीक है, ये आपके पास ओपन सर्किट, देखो स्विच क्लोज नहीं है, और दूसरा आपके पास ये स्विच क्लोज है, मतलब ये क्लोज सर्किट है. ठीक है, मैंने आपको क्या बोला था, जो आपका ये होता है, ये यहाँ पे, इसी को आप क्या बोलते हो, टर्मिनल वोल्टेज बोलते हो, राइट. और इसी को आप क्या बोलते हो, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हो ना यार. तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर है, आपका पोटेंशियल डिफरेंस ई के बराबर नहीं है. बराबर भाई, वो तो टर्मिनल वोल्टेज के बराबर है. मैंने आपको बोला था राइट, कि कुछ पोटेंशियल ड्रॉप तो कहाँ आ जाता है, इंटरनल रेजिस्टेंस में भी आ जाता है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से. तो दिस इज द आंसर. ये कभी सर्कल बने ही ना, ये स्क्वायर ही बन जाएगा कभी. क्यों भाई क्यों. चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. द ग्राफ शोज I अगेंस्ट V रिलेशन फॉर 3 कंडक्टर्स A, B and C. द करेक्ट रिलेशन इज. चलो बिफोर इवन लुकिंग एट द ऑप्शंस, मैंने आपको अभी अभी बोला था कि भाई I और V का जो ग्राफ है वो आपको रेजिस्टेंस के बारे में बताता है. बराबर. अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा, हाँ यार सर चलो स्लोप निकाल लेते हैं, तो इसका एंगल θ1, इसका एंगल θ2, इसका एंगल θ3, सबसे ज़्यादा एंगल किसका, θ3 का, मतलब इसका A का. तो हम बोलेंगे RA इज मोर देन RB इज मोर देन RC. यही दिमाग में आ रहा है ना सबके, आ रहा है ना ये दिमाग में कि हाँ यार सर अभी आपने बोला था कि स्लोप निकाल लो, आपको रेजिस्टेंस पता चल जाएगा. ऊपर आपने बताया था, ये रहा यहाँ पे, ये रहा यहाँ पे, कि स्लोप निकाल लो. लेकिन आप भूल गए, मैंने आपको अभी बताया था कि भाई रेजिस्टेंस होता है V अपॉन I. V माने वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे V नहीं है, ये गलती कॉमन करते हैं बच्चे. तो अब सर क्या करें, उल्टा सोचो. नहीं यार इतना भी क्यों सोचना. मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको क्या बोला था, एंगल किससे मेजर करोगे, I से. करो मेजर I से एंगल. अगर I से देखोगे, A का एंगल θ1 हो गया, B का एंगल θ2 हो गया, और C का एंगल θ3 हो गया. अब सबसे ज़्यादा एंगल किसका है I से, इट इज़ C, राइट. सो द करेक्ट रिलेशन वुड बी RC ग्रेटर देन RB ग्रेटर देन RA. ऐसा कोई ऑप्शन हुआ तो ठीक, वरना मैं छोड़ देता हूँ पढ़ाना. नहीं है. चलो, सो D इज ये ऑप्शन. आई होप सबको समझा हम किस हिसाब से सोच रहे हैं यहाँ पे. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 मार्क का. 5 बल्ब्स आर कनेक्टेड इन सीरीज इन अ रूम. अच्छा, एक हिंट आप लोग को हेल्प करता हूँ एक और तरीके से. जब भी आपको दिख जाए ना लेंथ ऑफ द क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, स्पेशली करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, प्लीज छोटे छोटे सेक्शंस में डायग्राम बनाकर सॉल्व करो, इजी लगेगा. चलो, 5 बल्ब्स आर कनेक्टेड इन सीरीज इन अ रूम. तो बल्ब्स मतलब रेजिस्टेंस की बात करता है, तो 1 2 3 4 और 5, ये 5 रेजिस्टर्स रूम में कनेक्टेड है. बोलता है 1 बल्ब इज फ्यूज. ओके, एक बल्ब फ्यूज हो गया, ठीक है, खराब हो गया. देन बोला है इट इज रिमूव्ड एंड देन रिमेनिंग 4 बल्ब्स आर अगेन कनेक्टेड इन सीरीज. ठीक है, तो पहले सिचुएशन में 5 बल्ब थे सीरीज में, दूसरे सिचुएशन में 4 बल्ब है सीरीज में. ओके, यहाँ तक समझ में आया. उसके बाद बोलता है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज. अच्छा, क्या क्या फिजिकल क्वांटिटीज दी है उन्होंने, एक रेजिस्टेंस दिया और एक इंटेंसिटी ऑफ लाइट दी है. अब थोड़ा संभाल के जाते हैं यहाँ पे. मुझे बताओ क्या फर्क पड़ेगा दोनों ही केस में रेजिस्टेंस पे. वो ये बोल रहा है पहले 5 बल्ब थे सीरीज में, अब 4 बल्ब है सीरीज में, तो बताओ रेजिस्टेंस में क्या फर्क पड़ेगा.
सॉरी फॉर द कट अगर आया होगा, ठीक है। सो उन्होंने बोला है कि पहले 5 रेजिस्टर्स थे, अब 4 रेजिस्टर्स है, तो रेजिस्टेंस में क्या फर्क आया होगा, इंक्रीज हुआ होगा, डिक्रीज हुआ होगा, सेम रहा होगा। खुद सोचो ना यार, पहले 5 रेजिस्टर्स थे, सबका रेजिस्टेंस मान लो 2 ओम है, तो 5 2 कितना हुआ, 10 ओम का रेजिस्टेंस हुआ। अब 4 रेजिस्टेंस है, सबका रेजिस्टेंस 2 होगा, तो अब कितना रेजिस्टेंस हो गया, 8 हो गया ना। सो इन शॉर्ट द रेजिस्टेंस विल डिक्रीज। आई होप ये क्लियर हुआ सबको। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट अबाउट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अरे इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मतलब है बेसिकली करंट की बात कर रहा है। आप मुझे एक बात बताओ, करंट क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। अगर पहले 5 रेजिस्टर्स थे और अब 4 रेजिस्टर्स है, तो सीधी बात है रेजिस्टेंस कम हुआ, और अगर रेजिस्टेंस कम हुआ तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ गया। सो योर नेक्स्ट आंसर वुड बी इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। आई होप ये क्लियर हुआ। चलो लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस अक्रॉस बी। ओके, अच्छा इसका ना एक सिंपल तरीका मैं कैसे देखता हूँ, जब भी आपको कोई भी 2 टर्मिनल्स के अबाउट इफेक्टिव रेजिस्टेंस पूछता है ना, एक टर्मिनल को प्लस अज्यूम कर लो, दूसरे को माइनस। अब आप बोलोगे क्यों, तो इससे होता क्या है आपको मालूम है ना, बैटरी से पॉजिटिव टर्मिनल से आपका कन्वेंशनल करंट निकल रहा है, राइट। तो उससे होगा ये कि आप जब करंट का डायरेक्शन अज्यूम कर लोगे ना, आपको एक आइडिया आ जाएगा कि कौन सीरीज में कनेक्टेड है और कौन पैरेलल में। चलो मैं आपको बताता हूँ, ये देखो ये प्लस ले लिया, एक काम करता ना, ये प्लस ले लिया, ये माइनस ले लिया, अब यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है, ठीक। अब नोटिस करना, एरो को नोटिस करो, एरो को नोटिस करो। अब ये एरो 2 पार्ट में टूटा, इसका मतलब क्या कि ये जो 3 ओम है ये इस 5 और 4 के साथ पैरेलल है। समझा क्या बोला, एक सेकेंड, ये एरो यहाँ तक आया, ये टूटा, ये जो 3 ओम है, ये देखो ये वाला, ये जो 3 ओम है ये इस 5 और 4 के साथ पैरेलल में है, ये क्लियर हो गया। और फिर यहाँ से करंट कंटिन्यू कर रहा है, ये क्लियर ऐसे सर्किट में। लेकिन सर आपने नोटिस किया कि ऊपर वाला जो एरो था वो 5 और 4 से एक जैसा होते हुए गया, इसका मतलब 5 और 4 क्या है, सीरीज में। तो आपको एक दिमाग में क्लियर हो गया दैट 5 और 4, अब ये देखो ये मैं एक ही में करके बता रहा हूँ, हाँ, हर एक में करने पर वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। ये मेरा वे है ये वाले सर्किट्स को जल्दी सॉल्व करने का, आप भी करना मेरे साथ। नेक्स्ट वापस रिपीट करते हैं, एरो लिया, एक को पॉजिटिव मान लिया, ये एरो टूटा, एरो टूटा, तो मुझे ये समझ में आया कि ये 2 एरोज आपस में पैरेलल है, ठीक है। तो मैंने देख लिया 3 इस 5 और 4 के साथ पैरेलल है। लेकिन मैंने ये भी ऑब्जर्व किया कि ऊपर जो एरो है वो कंटिन्यूस जा रहा है, इसका मतलब 5 और 4 क्या है, सीरीज में। तो जब एरो टूटे तो पैरेलल में है, जब एरो साथ में हो तो सीरीज में है। यही हम सीरीज और पैरेलल में भी देखते हैं यार, वही लॉजिक लगाया मैंने। चलो फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। तो मुझे समझ में आ रहा है दैट जो 5 और 4 है वो सीरीज में है पहले, और उसको अपने को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो देखो कैसे लिख रहा हूँ, स्टार्ट हम यहाँ से करेंगे कुछ इस तरीके से, 5 ओम and 4 ohm are in series with 3 ohm in parallel, ठीक है। 5 ohm and 4 ohm are in series with 3 ohm in parallel। तो हम क्या करेंगे, पहले R1 निकाल लेते हैं, R1 will be 5 + 4। ऐसे कोई नोटेशन में वो नहीं है, आपको जैसा नोटेशन देना है आप दो। अब R2 आपके पास क्या है, वो है 3 ohm। सो देखो एक काम ये भी कर सकते हो आप कि यहाँ पे ना सीरीज, सिर्फ सीरीज लिख दो, R5 और 4 इन सीरीज, तो आपने एक निकाल लिया। फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो R1 इज पैरेलल, बिकॉज ये R1 निकाला राइट अपने, R1 इज पैरेलल विथ 3 ओम, ठीक है। तो हम नेक्स्ट R2 अज्यूम कर सकते हैं, R2 क्या हो जाएगा, पैरेलल बोला राइट है ना। तो पैरेलल के लिए मैंने आपको क्या बोला था, एक फॉर्मूला याद रखो कि RP इज इक्वल्स टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये याद डायरेक्टली हो जाएगा। तो एक रेजिस्टर कौन सा है, एक है 9, ओके। तो 9 × 3, आई होप समझा, अपॉन 9 + 3, क्लियर एवरीवन। तो ये हो जाएगा 9, कितना हो रहा है 27, और ये हो रहा है 12, ये 3 से ही जा रहा है, 3 4 and 3 9। सो योर आंसर इज, एक सेकेंड मैंने बराबर किया, this is 9 3s are 27 and 9 + 3 12। I do not trust myself much in calculations। ये 3 से कैंसिल किया, ये 4 से कैंसिल किया, ठीक है। सो 9/4 इज योर R2, मतलब ये पूरा जो है ना, इस पूरे को अपन ने R2 बोल दिया विच इज़ 9/4 ओम। अब हम बोलेंगे नेक्स्ट कि भाई जो R2 है, ठीक है, आप मिनिमम रेजिस्टेंस से लिया करो, ज़्यादा नोटेशन दिया मत करो, पागल हो जाओगे। सो R2 इज इन सीरीज विथ 8 ओम। ये समझा आपको कि ये जो पूरा था, ये पूरा जिसका 9/4 आया, ये अब इस 8 ओम के साथ सीरीज में है, ठीक है।
तो हम बोलेंगे R3 विच इज़ द लास्ट रजिस्टर, तो क्या हो जाएगा 9/4 प्लस 8, एज फार एज आई नो दिस इज 9 प्लस 8 4 इज 32, देन नीचे आ जाएगा 4, 32 में 9 ऐड किया 41/4, सो दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. लेट अस चेक दिस वन मोर टाइम. जब भी ऐसे आंसर्स आते हैं थोड़ा ओके पहले ये 5 और 4 सीरीज में थे तो 5 + 4 इज 9. 9 को हमने पैरेलल में जोड़ा तो 9 × 3/9 + 3 विच इज़ 27/4 विच इज़ 9/4 सॉरी 27/12 9/4. इसको फिर हमने सीरीज में जोड़ा. ओके वी आर गुड टू गो. हाउ डज एन इंक्रीज इन टेम्परेचर अफेक्ट द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. अब याद है मैंने आपको बोला था अभी रेजिस्टेंस सुन के ज़्यादा चौड़े मत हो जाना. रेजिस्टेंस नहीं है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है. इसका मतलब रो की बात चल रही है. अब आप बोलोगे सर रेजिस्टिविटी तो आपने बोला था मटेरियल पे डिपेंड करता है, वो किसी पे डिपेंड नहीं करता. नहीं, वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है. तो हमेशा याद रखना अगर मेटल की बात होगी तो इफ़ द टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, अभी अपन बेस उसमें नहीं जाता है. इफ़ द टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग always remember the specific resistivity या फिर the specific resistance. If the temperature is increasing the specific resistance will also increase. Clear? बस that's it, इतना याद रखो. मेटल के लिए, हाँ ये हम मेटल के लिए बात कर रहे हैं. So specific resistance, sorry for the cut again, specific resistance will increase with increase in temperature. Okay, specific resistance will increase with increase in temperature. बस यहाँ पे उल्टा सोचो सेमीकंडक्टर में. Your specific resistance will decrease. So specific resistance will decrease with increase in temperature. Okay, let's move ahead. A metal wire has resistance 60 ohm. It is cut into 3 equal parts. Okay, find the equivalent resistance when 2 parts are connected in parallel and third in series. देखो वापस से मैंने आपको बोला आप डायग्राम बनाओ और थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन रीड करो. मेटल वायर हैज़ रेजिस्टेंस 60 ओम. ठीक है, एक मेटल वायर का 60 ओम रेजिस्टेंस है. इट इज़ कट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स. अगर बोल रहा है 3 इक्वल पार्ट्स, इसका मतलब हर एक पार्ट का अब रेजिस्टेंस 20 ओम हो गया. समझा क्यों? सोचो ना, 20 क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा. तो 60 ओम टोटल रेजिस्टेंस है. तीनों उसको 3 इक्वल पार्ट्स में कट किया तो हर एक का 20 ओम रेजिस्टेंस हो गया. अब बोलता है कि अब आप टोटल रेजिस्टेंस निकालो जब 2 पार्ट को मैं पैरेलल में कनेक्ट कर दूं और एक पार्ट को सीरीज में. ठीक है, तो देखो कैसे स्टार्ट करेंगे. इफ आई नाउ एक सेकेंड. हाँ, सो यहाँ पे हम पहले बना लेते हैं. सो after cutting a metal wire into 3 equal parts, R1 is 20 ohm, R2 is 20 ohm and R3 is 20 ohm. अब यहाँ पे डायग्राम भी बना लेते हैं जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग. उन्होंने बाकी पहले 2 को पैरेलल में कनेक्ट किया है, बाकी एक लास्ट वाले को सीरीज में कनेक्ट किया है. सब आपको इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है. आई होप ये क्लियर हुआ. क्वेश्चन अब बहुत सिंपल लग रहा होगा. सो वी विल फर्स्ट सॉल्व फॉर, तो हम R डैश ले लेंगे. R डैश कितना हो जाएगा, दिस विल बी 20 × 20. अब एक सेकेंड, इतना क्यों दिमाग लगाना. सो यू नो मैं क्या करने वाला हूँ नेक्स्ट. 20/2. सोचो क्यों, वाई हैव आई यूज दिस फॉर्मूला 20/2. सो मैंने क्या बोला था, पैरेलल में साथ ही साथ इक्वल है, तो हम क्या बोल सकते हैं 20 और कितने नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है 2. तो इसका आंसर कितना आ गया, 10 ओम आ गया. नाउ हम नेक्स्ट जो R डबल डैश है उसको क्या बोल सकते हैं, R डैश प्लस R3. क्यों सोचो, बिकॉज R डैश क्या निकला था हमारा, 10 ओम निकला था एंड R3 जो है वो यहाँ पे सीरीज में कनेक्टेड है विच इज़ 20. सो द टोटल फाइनल रेजिस्टेंस इज 30 ohm. I hope this is clear to everyone now. Okay, let's move ahead to the next question. The VI graph for a series combination and parallel combination of 2 resistors is shown in figure below. Which of the two A and B represents parallel combination? देखो
सीरीज कॉम्बिनेशन में जब भी रेजिस्टर्स कनेक्टेड होते हैं आर डैश, वो हमेशा तो एक चीज हमेशा याद रखो, आर एस विच इज द सीरीज कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन आर पी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, बराबर। तो अगर आर एस ज़्यादा है और आर पी कम है हमेशा, तो सीधी बात है ग्राफ में, अब देखो यहाँ पे नोटिस करो वी और आई है, ठीक। अगर मैं एंगल ऑब्जर्व करूंगा तो बी का एंगल ज़्यादा है ए से, दैट मीन्स आर बी इज मोर देन आर ए। अब वो तुमसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा पैरेलल है, तो सीधी बात है ना, आर ए पैरेलल होगा, क्यों? बिकॉज पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम हो जाता है, राइट। सो उसने बोला विच ऑफ द टू ए एंड बी रिप्रेजेंट पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो आप आंसर में लिख सकते हो ए represents parallel combination. A represents parallel combination since equivalent resistance in parallel is less than series. Okay, I hope ये clear हुआ। next question, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ओके, मैंने आपको बोला था जब भी ए एंड बी ऐसा सवाल है, आप लोग एक को क्या अज्यूम कर लो पॉजिटिव, दूसरे को नेगेटिव। चलो यहाँ से करंट निकालना शुरू करते हैं। यहाँ तक आया, यहाँ तक आया, यहाँ तक आया, अब ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है। तो एक चीज़ समझ में आ गई कि ये जो 10 है ये इस 2, 3 और 5 के साथ पैरेलल में है। क्लियर हुआ? देखो वापस से ये एरो यहाँ गया, ये टूटा, इसका मतलब ये जो 10 है, ये एरो यहाँ पे 10, ये 10 2, 3 और 5 के साथ पैरेलल में है, तो ये तो समझ में आ गया। लेकिन 2, 3 और 5 आपस में क्या है? सीरीज में। देखो एक जैसा जा रहा है, 2, 3 और 5 आपस में क्या है? सीरीज। अब एक और चीज़ समझने की कोशिश करो। चलो एक काम करते ना, मैं बाद में ही बता देता हूँ। तो हम यहाँ पर ना छोटे छोटे वो बनाएंगे, सर्किट्स बना के सॉल्व करेंगे। चलो हम पहले बोलेंगे 2, 3 एंड 5, 2, 3 एंड 5 आर इन 2 ओम, 3 ओम एंड 5 ओम आर इन सीरीज। ओके, आर इन सीरीज। तो हमारा जो R1 ले लेते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा? 2 + 3 + 5 विच इज कमिंग आउट टू बी 10 ओम। आई होप ये क्लियर हुआ। दिस वन इज प्रीटी मच क्लियर। नाउ विल अगेन ड्रॉ सर्किट, ठीक है। अब नोटिस करो, थोड़ा क्विक बना देते हैं। यहाँ पे ये हो गया ए के तरफ, ये था 2 ओम, फिर यहाँ पे हमारे पास था 10 ओम, यहाँ पर एज यूजुअल है हमारे पास 5 ओम, ठीक है। तो अब जो हमने सॉल्व कर लिया उसका टोटल कितना मिल गया अपने को? 10 मिल गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने बोल दिया 10 ओम। अब देखो सर्किट से आप नेक्स्ट मॉडरेटर को भी बता सकते हो कि भाई तुम्हें क्लियर है चीज़ें, है ना, तुम्हें ये चीज़ें क्लियर है। अब नोटिस करो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, ये 10 और ये 10 पैरेलल में है, बराबर। तो हम बोलेंगे 10 ओम, 10 ओम एंड 10 ओम आर इन पैरेलल, ठीक है। सो आई टेक दिस न्यू टर्म एज R2। सो R2 कितना आ जाएगा? 10/2। सोचो क्यों? अरे यार पैरेलल है, साथ ही साथ क्या है? इक्वल है। सो 10/2 कितना आ गया आंसर? 5 ओम। सो दिस इज माई नेक्स्ट आंसर। अब हम वापस से क्या करेंगे? इक्विवेलेंट बनाते रहेंगे। यहाँ पे 2 ओम एज इट इज, इसको अभी तक छेड़ा नहीं। ये जो था पैरेलल में सॉल्व होकर कितना हो गया? 5 ओम हो गया। एंड लास्ट वाला हमारे पास अभी भी कितना है? 5 ओम। 5 ओम ही है, हाँ ठीक है, 5 ओम है। अब फाइनल स्टार्ट कर लेते हैं। 2 ओम। अब तुम खुद सोचो ना, यहाँ पे कैसे जा रहा है करंट? ये यहाँ पे भी जा रहा है, यहाँ पे भी जा रहा है, मतलब ये तीनों आपस में सीरीज में है। सो 2 ओम, 5 ओम एंड 5 ओम आर इन सीरीज। आई होप ये समझा। सो इवन द मॉडरेटर वोंट बी कंफ्यूज कि आप क्या चीज़ की बात कर रहा, आपने डायग्राम्स बना कर दे दिए उसे। तो फाइनल R3 बोल देंगे उसे। हाँ, R3 क्या आ जाएगा? दिस विल बी 2 ओम + 5 ओम + 5 ओम विच इज इक्वल टू 12 ओम। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, इक्विवेलेंट सर्किट बिटवीन A एंड B। सो आप इसको या तो R3 बोल दो या तो RAB बोल दो, वो भी चल जाएगा। सो RAB, रेजिस्टेंस अक्रॉस AB इज 12 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, a wire of uniform thickness has a resistance of 27 ohm is cut into 3 equal parts, same question, and they are now joined in parallel। इस बार नहीं बोला कि 2 पैरेलल एक सीरीज या वैसा कुछ, तीनों को पैरेलल में जोड़ दिया। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। चलो करते हैं फटाफट। अब यहाँ पे तो आप खुद ही सोच पाओगे। वायर, एक सेकेंड, हाँ, सिंस लिख देते हैं यहाँ पे। सिंस वायर इज कट इनटू 3 equal parts, therefore R1 is how much? 9 ohm, R2 is how much? 9 ohm,
एंड R3 इज हाउ मच 9 ओम. वाई? बिकॉज तीनों इक्वल पार्ट्स में कट किए गए 27 ओम का जो टोटल रेजिस्टेंस था. अब दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल. सो इफ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सो जो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा R डैश विल बी इक्वल टू R by N. ओके, नाउ व्हाट इज R? R is 9 here. What is N? N is 3 here. So your R dash comes out to be 3 ohm. I hope this is clear, everyone. Let's go ahead to the 3 marker question. Again, calculate the total resistance across AB. कर लेता फटाफट अभी. चलो इसको प्लस ले लिया, ये एरो लिया, ये एरो दो पार्ट में तोड़ गया. तो एक बात पक्का है कि ये जो 8 है ये इस 3 और 5 के साथ, हाँ 3 5 ठीक है, ये इस 3 और 5 के साथ पैरेलल में है. ओके, तो पहले तो हमें ये भी पता चल गया कि ये एरो बिकॉज टूट नहीं रहा, तो 3 और 5 क्या है सीरीज में. ओके, फेयर इनफ. सो हम बोल देंगे आंसर स्टार्ट यहाँ से करेंगे. ओके, सो 3 ओम एंड 5 ओम आर इन सीरीज. बताना ज़रूरी है, ठीक है, या फिर डायग्राम अच्छे से बनाओ. तो क्या आ जाएगा? R1 इज इक्वल्स टू 3 + 5 विच इज़ 8 ओम. ओके, नाउ वी कैन से दैट R1 and 8 ohm, R1 and 8 ohm are in parallel. Okay, R1 and 8 ohm are in parallel. Therefore, R2 will be equal to 8 plus 8, which is 16 ohm. So this is your final answer for resistance across AB. I hope you are with me. ओके, अच्छा क्वेश्चन कंटिन्यू है. इफ अ सेल ऑफ 2.4 वोल्ट, ओके, इसी को कंप्लीट कर देगा डायग्राम को, या अपन बना लेते हैं. इफ अ सेल ऑफ 2.4 वोल्ट विद नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस. नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब क्या कि अभी इंटरनल रेजिस्टेंस की बात ही नहीं चल रही है. इज कनेक्टेड अक्रॉस AB, देन कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल. बेटा जब भी ये बोले ना करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल, मतलब वो टोटल करंट पूछ रहा है तुमसे, ठीक है. चलो कैसे करेंगे, एक काम करते हैं ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बना ही देता हूँ. यहाँ पे क्या आया था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा. अब आप बोलोगे इक्विवेलेंट क्यों? अरे हमें मालूम है ना टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 16 ओम. ये देखो यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस कितना निकल कर आया था, 16 ओम निकल कर आया था. तो इसको किससे कनेक्ट किया इन्होंने कनेक्ट किया है एक बैटरी से जिसका वैल्यू है 2.4 वोल्ट. ओके, नाउ यू नीड टू फाइंड द करंट थ्रू द सेल. सो अप्लाइंग ओम्स लॉ, V इज इक्वल्स टू IR. ओके, आई गेस हमें यहाँ सॉल्व कर लेना चाहिए. So V is equals to IR. What is V? 2.4. What is I? Not known. What is R? 16. If I am not wrong, yeah, correct. So I कितना आ जाएगा? 2.4 upon 16, which comes out to be 24 upon 16 into 10. सॉल्व करेंगे, कितना हो रहा है? 4 4 हो रहा है, ये हो रहा है 4 5 बराबर है. क्या बोलते हो? बराबर है? क्या बोलते हो? हाँ 4 4 क्या कर रहा हो यार मैं लाइफ में, कुछ भी कैलकुलेशन. 4 4 16, 4 6 आएगा ना, ठीक है. ये कितना हो जाएगा? बराबर कर रहा हूँ, मेरे को घबराहट हो रहा है अभी. 2 2 ये 2 3 दिस इज 3/2 1.5 10 माइनस करो विथ 0.15. ओके, 0.15 एम्पियर इज योर फाइनल आंसर. बेटा ये नहीं निकला तो खत्म है ना. चलो, द रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इन अ कंडक्टर इज स्टेटेड इन द फॉर्म ऑफ अ लॉ. नेम द लॉ. अब अगर ये भी बताना पड़ गया तो क्या ही बात है ना. व्हाट इज दैट लॉ? दैट लॉ इज Yusuf's law. नहीं रे, it is known as Ohm's law. Next, what does the slope of VI graph for a conductor represent? Slope of VI graph represents a resistance of conductor. Okay, I hope ये clear हुआ. Next, name the material used for making resistance. अब ये तो तुम लोग ना मुझे कमेंट सेक्शन में बता रहे हो, मुझे पता चल जाएगा तुमने कितना ये वीडियो कहाँ तक देखा है. कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं बाद में आंसर भले इसमें प्रिंट कर दूंगा. कम ऑन, व्हाट नेम द मटेरियल यूज फॉर मेकिंग रेजिस्टेंस. चलो नेक्स्ट मूव अहेड टू द सर्किट डायग्राम क्वेश्चंस. ओके, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस फ्रॉम हियर. ओके, 3 resistors of 6 ohm, 2 ohm and 4 ohm respectively are joined together as shown in the figure. The resistors are connected to an ammeter and to a cell of EMF 6 volt. एक अच्छी बात है ये क्वेश्चन में there is no internal resistance, तो आप और सवाल इजी हो गया. अब वापस से बिफोर मूविंग अहेड आप लोग को मैंने बोला था अभी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते वक्त कि आपको ना थोड़ा एरोज वगैरह देख के एक आइडिया ले लेना है कि कौन सा रेजिस्टेंस कैसे कनेक्टेड है. तो मैंने यहाँ से एरो ले लिया, ऑब्वियस सी बात है, ये करंट यहाँ से जाएगा एमीटर. अब ये यहाँ से आके टूटा, दैट मीन्स ये जो 6 ओम है ये इस 4 और 2 के साथ
पैरेलल में कनेक्टेड, ठीक है। और अगर मैं इस वाले एरो को आगे बढ़ाऊँ तो ये 4 और 2 आपस में सीरीज में कनेक्टेड है। पहला ही सवाल उन्होंने बोला है कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर हम स्पेस थोड़ा कम है, हम डायरेक्टली ही सॉल्व कर लेंगे। तो देखो मैं कैसे स्टार्ट कर रहा हूँ। सो माई आंसर विल स्टार्ट समथिंग लाइक दिस। सो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं R2 एंड R3 आर इन सीरीज, R2 and R3 are in series. Okay, R2 and R3 are in series. Therefore, R equivalent is equals to 2 plus 4 कितना, हाँ 2 plus 4 ही है, 2 plus 4 which is 6 ohms, ठीक है। अब आगे अगर बढ़े, नेक्स्ट R equivalent and R1, R equivalent and R1 are in parallel. So if they are in parallel, therefore the new resistance, that is the total resistance in the circuit will be R1 R2 into R1 R1 into R2 upon R1 plus R2, which is 6 into 6 upon 6 plus 6, which is 12. So कितना हो जाएगा बेटा, ऑब्वियस ही बात है, ये आपका हो जाएगा 3 if I am not wrong, yes 3 ohms. Okay, so this is your total resistance for the circuit. अब उन्होंने बोला कैलकुलेट द करंट इन एमीटर। पहले देखो एमीटर कहाँ प्लेस्ड है। एमीटर प्लेस्ड है मेन सर्किट के यहाँ पे, लाइक मेन सेल के यहाँ पे। अगर उन्होंने करंट थ्रू एमीटर बोला, इसका मतलब दे आर आस्किंग यू द टोटल करंट। मेक सेंस? इफ दे आर आस्किंग यू द करंट थ्रू एमीटर, दैट मीन्स दे आर आस्किंग यू द टोटल करंट। तो अब टोटल करंट, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, तो हम सिंपली क्या लगाएंगे, V इज इक्वल्स टू आई आर का फॉर्मूला लगाएंगे। सो V इज इक्वल्स टू आई आर। V कितना लोगे बताओ, टोटल सेल में वो कितना है पोटेंशियल डिफरेंस 6। हमें क्या ढूंढना है, I ढूंढना है। आर टोटल कितना लेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो ना, एम मीटर में से निकालना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये एरोज बनाना। एम मीटर मतलब टोटल रेजिस्टेंस की बात चल रही होगी। टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 3 ओम। सो आई विल राइट 3 ओवर हियर। सो माय करंट इज 2 एम्पियर। नॉट सॉल्विंग डेफिनेटली, सिंपल कैलकुलेशन तो नहीं। अब नेक्स्ट उन्होंने बोला है कैलकुलेट करंट थ्रू 6 ओम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब आओ डायग्राम पे वापस, यही बच्चों गलती करते हैं, देखते हैं नहीं उसके बिना सॉल्व करते। अब नोटिस करो क्या बोल सकता हूँ, ये जो 2 ब्रांच है, मान लो इसको ए बी बोल दिया और मान लो इस वाले ब्रांच को सी डी बोल दिया, ए बी बोल लेते हैं। क्या बोल सकता हूँ, ये जो ए बी है ये पैरेलल में कनेक्टेड है इन दोनों से, राइट। और मैंने आपको बोला था पैरेलल को इंडिविजुअली सॉल्व किया जा सकता है, पैरेलल को इंडिविजुअली सॉल्व किया जा सकता है। दैट मीन्स ये जो R1 है ये एक पैरेलल ब्रांच है, इसको पूरा का पूरा कितना पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है, 6 वोल्ट का मिल रहा है, हाँ या ना। पैरेलल का ये एडवांटेज है, राइट, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। अगर मुझे ये पता चल गया कि 6 ओम को, मुझे पता चल गया 6 ओम को 6 वोल्ट मिल रहा है, तो मैं करंट निकाल सकता हूँ, V इज इक्वल्स टू आई आर। अगेन ये इंपॉर्टेंट है समझना। सो पी डी अक्रॉस 6 ओम इज 6 वोल्ट, ये लिखना ज़रूरी है कि आपको लॉजिक क्लियर हो जाए। पी डी अक्रॉस 6 ओम इज 6 वोल्ट, देयरफॉर V इज इक्वल्स टू आई आर सब्स्टिट्यूट करेंगे। V कितना 6 ले लेंगे, I कितना नहीं पता, R कितना 6, तो I कितना आ जाएगा 1 एम्पियर। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। हम ऐसे और क्वेश्चंस करेंगे आगे तो हमारा और अंडरस्टैंडिंग क्लियर होता चला जाएगा। स्टडी द डायग्राम। ओके, क्या स्टडी करें देखते हैं। तो देखो एक चीज़ क्लियर है, यहाँ से कुछ तो करंट निकलेगा। अच्छी बात यह है इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है यहाँ पे अभी तक। सो करंट जा रहा है, ऊपर गया, यहाँ पे जाके डिवाइड हो गया। नोटिस करो, तो इसका एक मतलब है कि 12 और 4 सीरीज में तो है, 10 और 6 सीरीज में तो है, लेकिन 12 और 4 का कॉम्बिनेशन और 10 और 6 का कॉम्बिनेशन आपस में क्या है, पैरेलल है। ये क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ, ठीक है। अब उन्होंने बोला है कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस, हो गया, कर लेता है। तो मैंने जगह बहुत ज़्यादा छोड़ी है यार हर चीज़ के लिए यहाँ पे। सो एक काम करते हैं, डायरेक्टली डायग्राम को देख के ही सॉल्व कर लेते हैं। सो R1 विल बी इक्वल टू, अब यहाँ पे देख लिख लेते हैं 12 + 4, डायग्राम है ना तो उससे पता चल जाएगा हमें। 12 + 4 = 16 ओम, ठीक है। यहाँ पर R2 निकाल लेते हैं। व्हाट इज़ R2? आई होप तुम्हें समझा मैंने R1 को क्या अज्यूम कर लिया, डायरेक्टली टोटल रेजिस्टेंस फॉर लोअर ब्रांच, ये वाले ब्रांच के लिए, ठीक है। R2 किसको अज्यूम कर लेंगे, अपर ब्रांच को, तो वो कितना हो जाएगा 10 + 6 विच इज़ 16 ओम। एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखी आप लोग ने, क्या सर आपको क्या दिख गया इंटरेस्टिंग, हमें तो नहीं दिखा। अरे भाई ये है कि जो ऊपर वाला ब्रांच है उसमें भी 16 ओम है, नीचे वाले ब्रांच में भी 16 ओम है। तो अब उन्होंने बोला है टोटल रेजिस्टेंस, तो क्या मैं बोल सकता हूँ R' विल बी इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 + R2। या तो ये फॉर्मूला लगा लो, या तो मुझे ये भी पता चल गया कि क्योंकि दोनों इक्वल रेजिस्टेंस है 16 और 16, तो मैं डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ विच इज़ R/N का, ठीक है। सो क्या हो जाएगा 16/2 विच इज़ R' इज इक्वल्स टू
ओके, आर डैश इज इक्वल्स टू 8 ओम। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट उन्होंने क्या सवाल पूछा है, स्टेट वेदर, अच्छा ओके, कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल। अगेन क्या आया, करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल मतलब टोटल करंट की बात कर रहा है, ठीक है। सो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, V इज इक्वल्स टू आई आर। व्हाट इज द टोटल वोल्टेज इन द सेल, इट इज 4 वोल्ट। द करंट इन द सर्किट नॉट नोन, द रेजिस्टेंस ऑफ द ओवरऑल सर्किट 8 ओम। तो आंसर आ जाएगा आपका I इज इक्वल्स टू 4/8 विच इज 0.2। आई होप ये क्लियर हुआ। 0.2 या 0.5, एक सेकेंड, क्या कैलकुलेशन करता है यूसुफ, 1/2 कितना होता है, 0.5 होता है ना, हाँ। सो इट इज 0.5 एम्पियर। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई गेस इसी का मिलता जुलता क्वेश्चन ही है। ओके, स्टेट वेदर द करंट थ्रू 10 ओम इज ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू करंट थ्रू 12 ओम। ओके 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 ओके, देखते देखते क्या बोला है, एक सेकेंड। स्टेट वेदर द करंट थ्रू 10 ओम, ओके 10 ओम का है, ये रहा। तो वो बोल रहा है कि करंट थ्रू 10 ओम एंड इज ग्रेटर देन, लेस देन करंट थ्रू 12 ओम। अब कुछ बच्चे ना, मुझे मालूम है कहाँ फंसेंगे, बताता हूँ, सुनो मैं बताता हूँ कैसे सोच रहे हो तुम। बच्चे बोलेंगे सर I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, बराबर। उन्होंने बोला है कि कहाँ पर करंट ज़्यादा क्या, जो मान लेते हैं करंट इन 10 ओम इज I1। अब देखो, जो करंट I1 10 में जा रहा होगा वही करंट I1 6 में भी जा रहा होगा, ये तो पक्का क्लियर है क्योंकि सीरीज में है। लेट्स अज्यूम करंट थ्रू 12 ओम इज I2। तो एक और चीज़ क्लियर है कि भाई I2 12 ओम में से जो I2 करंट जा रहा है वही 4 ओम में से भी जा रहा है, इतना क्लियर है, ठीक है। अब बच्चा बोलेगा कि सर I क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, हाँ या ना। तो मतलब जहां रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वहां करंट कम होगा। तो बच्चा ये बोलेगा क्योंकि 12 ओम में रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट वहां कम होगा, और क्योंकि 10 ओम रेजिस्टेंस कम है करंट यहाँ पे ज़्यादा होगा, और वो बोलेगा हाँ सर 10 ओम में ज़्यादा करंट जा रहा है 12 ओम से, एंड यू विल गेट अ 0। अब आप बोलोगे क्यों, अरे भाई आप ये नहीं समझ रहे गेम। करंट को ये थोड़ी मालूम है 10 ओम कौन है, 12 ओम कौन है, 15 ओम कौन है, 30 ओम कौन है। करंट को सिर्फ ये पता है उसको टोटल रेजिस्टेंस क्या मिल रहा है। मुझे एक बात बताओ ना, इस ब्रांच, इसको नाम दे देते हैं इस वाले ब्रांच को AB, इस ब्रांच AB में टोटल रेजिस्टेंस कितना है, आप बोलोगे 16। तो ये जो नीचे वाला ब्रांच है CD जो मैंने नाम दे दिया, इस ब्रांच में टोटल रेजिस्टेंस कितना है बताओ, 16 ही है ना। अरे भाई अगर ऊपर भी 16 ओम का रेजिस्टेंस है, नीचे भी 16 ओम का रेजिस्टेंस है, दोनों को करंट तो इक्वल ही मिल रहा है, राइट। आप समझे मैं क्या बोल रहा हूँ, दोनों को अगर करंट इक्वल मिल रहा है तो 10 ओम में से भी उतना ही करंट जा रहा है जितना 12 ओम में से जा रहा है। आई होप ये लॉजिक क्लियर हुआ। प्लीज़ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूज मत होकर गलत मत लिख के आ जाना, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, सिंस रेजिस्टेंस इन individual branch is same, therefore same current flows through 10 ohm and 12 ohm. Okay, let's move ahead to the next question. Find the value of current. अच्छा डायरेक्टली बोल दिया, वैल्यू ऑफ करंट फाइंड करना है, कैलकुलेट द करंट आई, ठीक है। चलो अब यहाँ पे ना यू हैव टू बी केयरफुल। क्यों, क्योंकि देखो आई ढूंढना है, हमें रेजिस्टेंस पता है, यहाँ पे हम पहले तो उनको सॉल्व करेंगे, और यहाँ पे एक 2 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, तो हमें सब चीज़ अकाउंट में लेनी पड़ेगी। सो हम पहले ना ये रेजिस्टेंस से सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ से आरो आया, ये आरो आया, यहाँ पे टूटा, मतलब ये 15 और 15 सीरीज में है, और ये 30 के साथ ये 15 और 15 पैरेलल में है, ठीक है। तो स्पेस छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है, हाँ अभी तो है, ठीक है। चलो हम फटाफट पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। सो आंसर कुछ इस तरीके से आएगा, मैं R1 ले लेता हूँ, 15 और 15 को मैंने जोड़ दिया। क्यों, अब आपको पता है, डायग्राम से पता चल रहा है 30 ओम। देखो जब आपको पता है ना सॉल्विंग बहुत ज़्यादा है, मतलब आपको करंट, पोटेंशियल डिफरेंस ये सब निकालना है, उस टाइम पे आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को क्विकली सॉल्व कर सकते हो नोटेशंस देके। तो R1 आ गया 30 ओम। अब हम R3 निकाल सकते हैं, विच कैन बी R1 प्लस R2। एक सेकेंड ना, यहाँ पे नोटेशन में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो R1 अपन ने 30 ओम निकाल लिया ना, आई कैन से R1 एंड 30 ओम आर इन पैरेलल। तो हम अब नया नोटेशन यूज़ कर सकते हैं, R2 विल बी इक्वल टू
r/n विच इज़ इक्वल क्या है 30/2। समझा क्यों? अरे 15 कितना है ये 15 और 15 30 हो गया, तो ये तो हमने निकाल लिया यहाँ पे। अब ये 30 और ये 30 पैरेलल में है, तो इसका मतलब उन पे ये वाला फॉर्मूला लगाया जा सकता है ना, r/n वाला, इक्वल रेजिस्टेंस। सो R2 कितना आ गया आपके पास 15 ओम। खुश मत होना, ये तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस नहीं है, अभी तुम्हें इंटरनल भी निकालना है। चलो हो गया अब तो क्वेश्चन सॉल्व। सो हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, हो जाएगा। सो योर टोटल रेजिस्टेंस, योर टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज R2 प्लस R। समझा क्यों? बिकॉज R2 आपका टोटल रेजिस्टेंस है बाहर वाले उसका, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 2 ओम्स, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2। टोटल आंसर कितना आ जाएगा 17 ओम। सो नाउ वी कैन यूज दिस फॉर्मूला E इज इक्वल्स टू आई R डैश। अब आप बोलोगे ये क्यों यूज़ किया? अरे भाई EMF ऑफ सेल है ना, सो EMF ऑफ सेल कितना है 3.4। आप V भी लिखोगे चलेगा, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, अब प्लीज़ कंफ्यूज हो मत हो। I हमें नहीं पता, R डैश कितना दिया हुआ है 17, सो I कितना आ जाएगा 3.4/17। दिस कम्स आउट टू बी 0.2 एम्पियर। आई होप ये क्लियर हुआ सबको। ओके लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। I know the video is going lengthy, but yes, I have already told you. Now calculate the terminal voltage. देखो टर्मिनल वोल्टेज निकालने के ना बहुत सा 2-3 तरीके हैं। मैं आपको सबसे सिंपल वाला बताता हूँ, वो ये है, ये वाला यूज़ कर लो फॉर्मूला। मैं आपको पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, V इज इक्वल्स टू E माइनस IR। अब आप बोलोगे ये क्या है? अरे यार तुम खुद सोचो ना, ये देखो ये देखो ये देखो। मैं आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम नहीं डालूंगा यहाँ पे, बिकॉज आई डोंट वांट कि आपको का टाइम वेस्ट हो। ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये आपका EMF, ये आपका टोटल रेजिस्टेंस। यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, ये जो E है ठीक है, इस E में से करंट निकला, ये करंट इस रेजिस्टेंस ने भी खाया होगा राइट। ये जो करंट है इसको चलो I ले लेते हैं, स्मॉल I ले लेते हैं, सो दैट और इजी हो जाए। ये स्मॉल I इस रेजिस्टेंस ने भी लिया होगा, इसका मतलब यहाँ पर भी एक छोटा सा पोटेंशियल में ड्रॉप आया होगा। यही हमें पता है ना, छोटा सा पोटेंशियल में ड्रॉप का मतलब क्या? पोटेंशियल डिफरेंस कम हुआ। तो भाई इस E में से ये पोटेंशियल डिफरेंस कम हुआ, इस E में से ये छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप हुआ, किसकी वजह से? इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से। तुम इसे ऐसे सोचो, 50 रुपये थे तुम्हारे पास, 50 रुपये में से 5 रुपये ये लेके गया, क्यों? क्योंकि ये भी तो एक इंटरनली कंज्यूम कर रहा है ना, तो 5 रुपये ये ले गया, तो बचा कितना 45। तो इसको कितना मिला 45। हमें लगता है पूरा का पूरा 50 ऐसे मिल गया, नहीं मिला। समझे? तो देखो मैंने यही किया है। सो व्हाट इज V? V इज द टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। E इज द टोटल अमाउंट, है ना। और IR क्या है? अरे यार V इज इक्वल्स टू IR होता है ना, छोटू V इज इक्वल्स टू I इंटू छोटू R, राइट। तो ये मैंने डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे। आई होप आपको ये समझा। दूसरा तरीका क्या है वो मैं दूसरे कोई क्वेश्चन में बता देता हूँ आपको, अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है जो अलाउ करे। तो चलो पहले तो हम क्या करते हैं, हम पहले ये निकाल लेते हैं, PD अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस, ये निकालना ज़रूरी है। PD अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस इज स्मॉल v इज इक्वल्स टू I इंटू स्मॉल r। I कितना है 0.2, स्मॉल r कितना है 2 ओम है, ठीक है। स्मॉल r हमारे पास है 2 ओम, तो कितना आ गया 0.4 वोल्ट, ये छोटू v है, ठीक है। अब हम बोलेंगे टर्मिनल वोल्टेज विच इज़ V, तो क्या आ जाएगा V इज इक्वल्स टू E माइनस V, जिसको हम IR भी बोले यार, मैंने वही आपको बता दिया था। अब E कितना है आपके पास? योर टोटल E इज़ 3.4, your small v is 0.4, so your final answer is coming out to be v is equals to 3 volts. So this is your terminal voltage. I hope this is clear to everyone. Okay, let's move ahead. ये again एक interesting question है। If a wire, okay, let's start this. इस question में बोला है if a wire of resistance 2 ohm gets stretched to twice its original length, calculate the new resistance of the wire. अब बच्चों को ना, मुझे मालूम है यहाँ पे क्या मिस्टेक होती है, उन्हें लगता है बिकॉज ओरिजिनल लेंथ थ्राइस हो गया है तो जो नया वाला लेंथ है विच इज़ L डैश वो 3L हो गया होगा और वो सॉल्व कर लेते हैं। देखो आप सिर्फ पार्शियली यहाँ पे करेक्ट हो। सर कैसे? देखो ना यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है ट्राइस इट्स ओरिजिनल लेंथ, है ना, ट्राइस इट्स ओरिजिनल लेंथ। उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं एक नया वायर लाया उसका लेंथ 3 टाइम्स है पुराने वाले वायर से, तुम समझने की कोशिश करो। इन्होंने बोला है उसी वायर को मैंने स्ट्रेच कर दिया 3 टाइम्स, ठीक है। अब तुम खुद ही सोचो, आपने कभी आटा देखा है, गूंदा हुआ आटा देखा है? अगर आप नोटिस करोगे, आपके पास मान लो
आपने उस आटे का एक छोटा सा पाइप बना लिया है और अगर आप उस पाइप को खींचोगे तो तुमने एक चीज़ रियलाइज़ की है, वो पाइप खींच तो जाएगा लेकिन साथ ही साथ वो पाइप पतला होता जाएगा। तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये तुम्हारे पास एक वायर है, ठीक है, इस वायर को तुम क्या कर रहे हो, स्ट्रेच कर रहे हो। चलो मान लो मैंने यहाँ पे स्ट्रेच किया, अरे भाई स्ट्रेच जब करूँगा तो ये स्ट्रेच तो कर दिया लेकिन नोटिस करो ना, एरिया जो है वो भी तो कम हो गया ना। ऐसे कैसे तुम स्ट्रेच कर रहे हो तो अचानक से स्ट्रेच होगा, मटेरियल बढ़ थोड़ी रहा है यहाँ पे, कहीं ना कहीं से उसके डायमेंशंस कम हो रहे हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, जब वो बोले स्ट्रेच टू ट्राइस इट्स ओरिजिनल लेंथ, तो देखो उल्टा सोचो, मैं बताता हूँ क्या बोल रहा हूँ मैं। देखो उन्होंने बोला है द वायर इज स्ट्रेच टू ट्राइस इट्स लेंथ, तो ये देखो ये तो बराबर सोच रहे हो कि एल डैश क्या हो जाएगा, न्यू वाला लेंथ क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स एल हो जाएगा, ठीक है, ये आप लोग बराबर सोच रहे हो, ठीक है। हाँ देखो, चलो एक काम करते हैं, डोंट नो ये हैंग हुआ है क्या था, मैं वापस से बोल देता हूँ। इफ अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम गेट्स स्ट्रेच्ड टू ट्राइस इट्स ओरिजिनल लेंथ, इसका मतलब लेंथ क्या हो गया है, 3 टाइम्स हो गया है, बराबर। लेकिन जो एरिया हुआ होगा वो 3 टाइम घटा होगा, ये मैं बच्चों को हमेशा ऐसे ही याद रखने बोलता हूँ। देखो लेंथ कितना हुआ, 3 टाइम्स हो गया, तो एरिया को 3 टाइम्स कम होना पड़ेगा तो ही तो, अरे भाई तो ही तो वो स्ट्रेच हो पा रहा है ना, नहीं तो कैसे होगा। चलो अब सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो अगर हम पहला फॉर्मूला लगाए आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन है, इसको नहीं बोलते इक्वेशन नंबर 1। और आर का वैल्यू इन्होंने दिया हुआ है, ओरिजिनल आर का 2 दिया हुआ है, सो 2 इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, इसे हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। अब नेक्स्ट आर डैश के लिए हम क्या लेंगे, रो एल डैश अपॉन ए डैश, बराबर है, रो की जगह रो रहेगा, एल डैश की जगह क्या लिख देंगे 3l, आई होप ये समझा, और ए डैश की जगह क्या लिख देंगे a/3, सो दिस विल बी रो एल अपॉन ए, और यहाँ पे 3 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 टाइम्स हो जाएगा। आई होप ये क्लियर हुआ सबको, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। अब आपको पता है रो एल बाई ए का वैल्यू अभी लिखा हुआ था, तो आर डैश विल बी इक्वल टू रो एल बाई ए का, ये देखो रो एल बाई ए का वैल्यू 2 दिया हुआ है यहाँ पे, सो हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ, सो योर फाइनल आंसर कम्स आउट टू बी 18 ओम। आई होप ये क्लियर हुआ, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ओके, व्हाट हैपेंस टू द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, नथिंग हैपेंस। मैंने आपको क्या बोला था, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करता है, जिसको तुम रेजिस्टिविटी भी बोलते हो, और दूसरा वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। फॉर मेटल्स टेम्परेचर इंक्रीज रेजिस्टिविटी इंक्रीज, फॉर सेमीकंडक्टर्स टेम्परेचर इंक्रीज रेजिस्टिविटी डिक्रीज, ये अपन ने पिछले क्वेश्चन में ही देखा था। सो नो चेंज, आंसर क्या आएगा, नो चेंज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th वाला इन्होंने बोला है अ वेरी गुड क्वेश्चन, यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कितने क्वेश्चंस बचे हैं फिलहाल, आई गेस 2 ही बचे हैं, ओके, और यही अच्छे लेंदी क्वेश्चंस हैं। चलो कर ही लेते हैं, क्या आएगा, द डायग्राम अबाउ शोज 3 रेजिस्टर्स कनेक्टेड अक्रॉस अ सेल ऑफ EMF 1.8 वोल्ट, ओके, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है, करंट थ्रू 3 ओम रेजिस्टर। ओके भाई साहब, पहले ही तुमको रॉकस्टार प्रॉब्लम पूछ लिया। ये देखो 0.3 एम्पियर करंट तो कहाँ से जा रहा है, टोटल सेल में से जा रहा है, ये ऐसे सोचो, सुनो सुनो सुनो, टोटल 0.3 एम्पियर करंट कहाँ से जा रहा है, टोटल इससे जा रहा है, बराबर है, इसमें कोई मसला ही नहीं है। इसका मतलब क्या कि ये जो 0.3 एम्पियर करंट हमें मिला है वो कब मिला होगा, जब ये 3 ओम, ये 1.5 ओम, ये 4 ओम और ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है आर, इन सब का कॉम्बिनेशन मिला के जो हमने करंट निकाला होगा। सर आप नहीं समझा, आप क्या बोल रहे हो। देखो मुझे एक बात बताओ, हमें पता है कि एक फॉर्मूला होता है, याद है मैंने बोला था तुम्हें, E इज इक्वल्स टू आई ब्रैकेट में आर डैश प्लस आर, वे E इज द टोटल EMF जो कि दिया हुआ है 1.8, आई तुमको पता है कितना 0.3, समझ में आ रहा है, अरे आर तुम्हें स्मॉल आर नहीं पता, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं पता, लेकिन आर डैश तो मैं निकाल सकता हूँ ना यहाँ से 3 1.5। तो अब बोलोगे सर आप ये वाला फॉर्मूला क्यों बता रहे हो हमें, तो मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि जो करंट मिला होगा ना, ये इन सबके कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की वजह से मिला होगा। ये क्लियर हो गया। चलो, उन्होंने बोला है करंट थ्रू 3 ओम, तो ना कॉमन मिस्टेक, इतना बड़ा मिस्टेक ये करना नहीं कि 0.3 एम्पियर जा रहा है तो बोलना 0.3 एम्पियर यहाँ पे बढ़ जाएगा, 2 इक्वल पार्ट में नहीं बटेगा, दोनों रेजिस्टेंस अलग है। अब आप कैसे सॉल्व करोगे, देखो मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ, बहुत ईजी है, मानो मेरी बात। आप मुझे एक बात बताओ, ये 0.3 एम्पियर इन दोनों 3 ओम और 1.5 को मिला के गया होगा,
आई रिपीट, ये 0.3 एम्पियर इस 3 ओम और 1.5 को मिला के गया होगा, राइट। तो अगर मैं इस 0.3 को इनके टोटल रेजिस्टेंस से, इसके सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ 3 और 1.5 की, इनके टोटल रेजिस्टेंस से अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे इनके अक्रॉस क्या पोटेंशियल डिफरेंस है वो मिल जाएगा। चलो सर वापस बताओ, V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, ठीक है। I मुझे पता है 0.3, अगर मैं इसका टोटल रेजिस्टेंस निकाल लूँ इन दोनों का, तो मुझे इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। अब मैं बताता हूँ ना क्या करना है, सुनो ध्यान से। तो हमने क्या किया, हम पहले ऐसे सोच रहे, देखो इसका एक शॉर्टकट भी है टेक्स्ट बुक में, है ना, वो मुझे मैं उसमें इंटरेस्ट रखता ही नहीं वो शॉर्टकट बताने में, बिकॉज उससे कुछ सीखोगे नहीं तुम, है ना, और एग्जाम में फिर कितना याद रखोगे वो भी एक बात है। करंट थ्रू 3 ओम बोला है ना, तो मैं बोलूँगा 0.3 एम्पियर करंट फ्लोस, एक सेकेंड, हाँ हम एक काम करते हैं, पहले ये कर लेते हैं, 3 ओम एंड 1.5 ओम इन पैरेलल, 3 ओम एंड 1.5 ओम आर इन पैरेलल। अगर वो दोनों पैरेलल में है तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। सो R डैश इज इक्वल्स टू 3 इंटू 1.5 अपॉन 3 प्लस 1.5 विच इज़ 4.5। आंसर कितना निकल कर आ गया है, 15 से कटेगा, 15 1 15 3, 3 अपॉन 3 विच इज़ R डैश का वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 1 ओम। बेटा ये समझा। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, PD अक्रॉस 1 ओम रेजिस्टेंस इज, तो देखो V इज इक्वल्स टू I इंटू आर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ तुम देखो जितना इजी है ना V इज इक्वल्स टू आई आर लगाना, उतना ही डिफिकल्ट हो जाता है, लोग कहीं पे भी कुछ भी वैल्यू भरते हैं। अब करंट कितना जा रहा है, 0.3 एम्पियर जा रहा है, देखो यहाँ पे, आई होप समझने की कोशिश करो। ये करंट कितना जा रहा है, 0.3 एम्पियर जा रहा है, किस में जा रहा है, टोटल 1 ओम में जा रहा है, ठीक है। तो मैंने 1 ओम मल्टीप्लाई कर दिया, 1 कर दिया, तो आंसर कितना है 0.3 वोल्ट। अब आप बोलोगे सर क्या समझाने की कोशिश कर रहे हो आप यहाँ पे, मुझे एक बात बताओ, अगर इस पूरे ब्रांच को 1 वोल्ट मिल गया, सॉरी आई एम सो सॉरी 0.3 ना, अगर इस पूरे ब्रांच को 0.3 वोल्ट मिल गया तो क्या मैं अब इस ब्रांच को अकेले सॉल्व कर सकता हूँ। अब आप बोलोगे क्यों, ये देखो ना, इस पूरे ब्रांच, इस वाले सेक्शन को 0.3 वोल्ट मिल रहा है, अब ये दोनों पैरेलल में बराबर, तो 0.3 1.5 ओम के पास भी जाएगा, 0.3 3 ओम के पास भी जाएगा, और तुम्हें क्या चाहिए था, करंट चाहिए ना। अगर इसको करंट को I1 मान लूँ तो तुम्हारे पास इसका पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका रेजिस्टेंस है, हो गया काम। सो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे करंट, एक सेकेंड, करंट थ्रू 3 ओम, तो क्या करेंगे, V इज इक्वल्स टू आई आर यूज़ करेंगे वापस से, V1 बोल देता हूँ, तो V1 कितना हो जाएगा, I कितना है हमारे पास, I पता नहीं, आई एम सो सॉरी, V1 तो पता है ना, सो सॉरी, यहाँ पे V1 लिख देते, एक काम करते हैं ये, या फिर V डैश लिख देते हैं, तो V डैश मिल जाएगा आप लोग को, कुछ भी नोटेशन ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। V डैश इज इक्वल्स टू आई आर डैश। अभी V डैश कितना है 0.3 वोल्ट, समझा, इज इक्वल्स टू I हमें ढूंढना है, R डैश कितना है 3 ओम, बिकॉज बोल रहा है करंट उसी में से निकालना है, तो I कितना आ जाएगा 0.3 अपॉन 3, सो योर I इज कमिंग आउट टू बी 0.1 सेकेंड, ये तो स्टार है ना, इसको थोड़ा सा बाजू में अच्छे से लिख लेते हैं। सो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं हम 0.3 डिवाइडेड बाई 3 is 0.1, so your current is coming out to be 0.1 ampere. Okay, I hope ये clear हुआ, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब उन्होंने बोला कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस, ये मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका था कि देखो फॉर्मूला तो ये यूज़ करना है, E इज इक्वल्स टू आई ब्रैकेट में R डैश प्लस R, है ना, V इज इक्वल्स टू आई आर का फॉर्मूला लगाया, बस अब तुम्हें करना क्या है, ये जो R डैश है टोटल रेजिस्टेंस वो निकालना है। तो देखो ऊपर से हमें एक हेल्प तो हो गई, क्या हेल्प हो गई कि हमें ये वाला रेजिस्टेंस पता चल गया, इन दोनों का कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस कितना है बताओ, दोनों का कॉम्बिनेशन कितना है, 3 और 1.5 का, उनका टोटल रेजिस्टेंस है 1 ओम, ठीक है। तो हम बोलेंगे R डैश एंड R डैश नहीं ले लेते हैं, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, 1 ओम एंड और कौन है इसके साथ, 4 ओम, हाँ 1 ohm and 4 ohm are in series, 1 ohm and 4 ohm are in series, so therefore R dash will be 1 plus 4 which is 5 ohm, बराबर है, ये समझ में आया आपको बेटा। चलो नाउ अप्लाइंग Ohm's law in the circuit, अप्लाइंग Ohm's law in the circuit, बताओ क्या आएगा, E इज इक्वल्स टू आई ब्रैकेट में R डैश प्लस R। अब E आपको पता है कितना है, व्हाट इज E, इट इज़ 1.8 वोल्ट,
ओके 1.8 वोल्ट, आई आपको पता है इट इज़ 0.3, आर डैश का वैल्यू हमें अभी पता चला 5 ओम है विच इज़ द टोटल रेजिस्टेंस, एंड हमें ये इंटरनल रेजिस्टेंस ढूंढना है। तो हम 1.8 को 0.3 से डिवाइड कर देंगे रादर देन मल्टीप्लाइंग इट बाई 5 एन आर, ईजी हो जाएगा, ये आपको मिल जाएगा 6 इज इक्वल्स टू 5 प्लस आर, तो आर का वैल्यू मिल गया आपको 1 ओम। आई होप ये क्लियर है। इसके और एक दो तरीके हो सकते हैं सॉल्व करने के, डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट, ऐसा कोई तकलीफ नहीं है। चलो नहीं, लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, खत्म हो जाएगा फिर सवाल। अ सेल ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1.2, ओके इंटरनल रेजिस्टेंस दे दिया है 1.2, इज कनेक्टेड विद एन एमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 0.8। देखो डायग्राम दे दिया, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 2 रेजिस्टेंस दिस एंड दिस, व्हाट वुड बी द रीडिंग इन द एमीटर? ओके एक चीज़ बताओ, रीडिंग इन द एमीटर बोला है, बराबर, रीडिंग इन द एमीटर मतलब, अब मुझे एक बात बताओ ना, मान लो यहाँ से कुछ करंट निकला, ठीक है, उस करंट को अपन आई ले लेते हैं, वो करंट जब आई निकला तो वो यहाँ पे गया, तो जितना करंट सेल में से निकला, ये देखो ये छोटी छोटी बातें ही इंपॉर्टेंट है, जितना करंट सेल में से निकला उतना ही करंट इस एमीटर में से भी गया होगा, एंड उतना ही करंट यहाँ से भी डिवाइड होकर वापस से गया होगा, मतलब टोटल करंट ही बोल रहा है वो तुम्हें निकालना है, ठीक है। दे आर टेलिंग यू टू फाइंड द टोटल करंट। अब कैसे निकालेंगे टोटल करंट? अभी निकाला था, तो हम पहले रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट निकाल लेंगे। तो हमें दिख रहा है 4.5 एंड 9, 4.5 एंड 9 आर इन पैरेलल, फिर वो दोनों का पैरेलल इसके साथ सीरीज में है, एंड ये भी इसके साथ सीरीज में है, ठीक है। सो 4.5 ओम एंड 9 ओम are in parallel, so if they are in parallel तो हम इसको बोल देते हैं R1 is equals to क्या आ जाएगा 4.5, एक सेकेंड नीचे ही सॉल्व कर लेते बेटा। सो R1 is equals to 4.5 इंटू 9 अपॉन 4.5 प्लस 9, तो कितना होता है 13.5 होता है, बराबर 4.59, हाँ 13.5। सो ये हो रहा है आपका 45 अपॉन 135 इंटू 9, कैंसिल हो रहा है, 15 के टेबल से जा रहे हैं ना दोनों, दिस इज 15 9 ज़ा, दिस इज 15 3 ज़ा, 9 एंड 9 गेट्स कैंसल्ड आउट, R1 कितना मिल गया आपको 3 ओम मिल गया, ठीक है। सो R1 मिला, अब यहाँ पे कंटिन्यू करना पड़ेगा, नहीं स्पेस नहीं है अपने पास भाई साहब, चलो ठीक है बहुत स्पेस कम है। सो अगर मैं बोलूँ टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, सो R डैश हो जाएगा हमारे पास, R डैश विल बी 3 प्लस 0.8, समझा ये क्या, ये देखो इनका टोटल 3 आ रहा था, ये 0.8 ऐड कर दिया, वो जो 1.2 है तो उसको लास्ट में मैं ऐड कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा ये, दिस इज 3 प्लस 0.8 विच कम्स आउट टू बी 3.8 ओम, ठीक है। नाउ आई विल यूज दिस फॉर्मूला विच इज E इज इक्वल्स टू I ब्रैकेट R डैश प्लस R, वी नीड टू फाइंड द करंट, टोटल EMF ऑफ द सेल इज 2, I is to be found out, R dash is 3.8 प्लस छोटू r कितना है 1.2, तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल्स टू I इंटू 3.8 4.8 और ये हो जाएगा 5 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस। तो I आपके पास आ जाएगा 2/5 विच इज 0.4 एम्पियर। आई होप दिस इज क्लियर। ओके प्लीज डोंट लीव दीज क्वेश्चंस। लास्ट क्वेश्चन बोला है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल, बेटा ये बोला है, देखो ये मैं मार्क कर देता हूँ, ये अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल, यहाँ पे टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ईजी है, बताओ कैसे, बोलोगे कैसे। देखो आपको करंट मिल गया ना, कितना मिला करंट 0.4 एम्पियर मिल गया, राइट। ये 0.4 एम्पियर इस टोटल रेजिस्टेंस में से जा रहा है, बराबर। आप इसको वापस से, मैंने आपको क्या बोला था, करंट वर्डन को नहीं पता क्या चल रहा है यार भाई, उसको टोटल रेजिस्टेंस मिल रहा है यहाँ पे, एक 0.8 ओम का रेजिस्टेंस है और यहाँ पे ये टोटल 3 ओम का रेजिस्टेंस है, राइट। तो देखो मैं क्या फॉर्मूला लगा रहा हूँ, कैसे सोच रहा हूँ, देखो टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस सेल इज बराबर, ये आ जाएगा V इज इक्वल्स टू, अब I क्या लोगे 0.4 लोगे, चलो ना एक काम करते हैं, मैं लिख ही देता हूँ आपके लिए। सो V इज इक्वल्स टू I इंटू R डैश। अब सोचो क्यों R डैश लिया, R डैश क्या था, टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये 0.8 और इन दोनों सबका एडिशन, बराबर 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 बराबर, तो क्या हो जाएगा I क्या है 0.4, R डैश कितना आया था 3.8, याद आया,
अब ये तो सवाल ही नहीं उठ रहा, मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, लास्ट में आके वीडियो के अगर मिस्टेक हो गई तो तुम बोलोगे सर क्या पढ़ा रहे हो आप, ठीक है। सो 3.8 इंटू 0.4 1.52 आ रहा है, सो योर टर्मिनल वोल्टेज इज 1.52 वोल्ट, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी वन नाउ। देख लेते हैं, ओके चलो, आई होप एवरी वन हैज अंडरस्टूड। येस इट इज़ इंडीड अ लेंदी वीडियो, बराबर 1 घंटे का वीडियो हो गया ये। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अच्छा एक और चीज़ कि इसके 2 पार्ट्स, बनाई से 2 पार्ट, तो ये पार्ट 1 है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, इसमें पावर एनर्जी वाला जो टॉपिक है वो मैं नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करूँगा। सो प्लीज़ डू वन ऑफ दिस थिंग्स वेरी सून। अब मैं सिर्फ वीडियो लेक्चर इस तरीके से स्क्रीन रिकॉर्ड करके नहीं डालूंगा, आई विल बी in front of you solving it on the board, और like मेरा face रहेगा वहाँ पे, so that there is more interaction. Until then please do share this, subscribe this, and let me know if there are any changes. Thank you so much.